हेलो व्यूअर्स, इट इज लोग कहते हैं कि भाई जब एक इवेंट हो जाता है उसका समझाना एस्ट्रोलॉजी में बहुत आसान होता है। मैं भी एग्री करता हूँ, तो इट्स इजियर, बट एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू प्रिडिक्ट इफ यू नो एस्ट्रोलॉजी, इफ यू नो दिशा दशा, व्हाट इज देयर। एंड एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज हैज फ्री विल ऑल्सो इन इट। प्रारब्ध है, मगर आपका संचित कर्म भी है, प्रारब्ध भी है, मगर आपका अपना कर्म भी जो नियाबान कर्म होता है जिससे आपको इम्पैक्ट करता है वो भी होती है। मैं तो कहता हूँ शनि की जो 7.5 होती है वो 7.5 साल वैसे होते हैं जो कि आपने पिछले जो 7.5-15 साल जो आपने एक्चुअली अगर आपने बहुत मेहनत करी है उसके फल आपको 7.5 साल में मिलते हैं। और आप देखिए बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो राइज करते हैं शनि की 7.5 में। यहाँ हम हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे थे। आई एम डिस्कसिंग द हॉरोस्कोप of the current head of Nepal, सुशीला करकी। एकदम से इनका क्या था राजयोग जिससे कि she became the head and she suddenly came into prominence। इनकी हॉरोस्कोप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, चंद्रमा जो है वो नीच का है, मगर नीच का चंद्रमा कभी खराब मत मानिए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जो होता है ये ट्रांसफॉर्मेटिव चंद्रमा होता है। चंद्रमा जब भी स्कॉर्पियो में होगा, हो सकता है आदमी को डिप्रेशन की टेंडेंसी दे दे, मगर उस आदमी की सोच जो होती है वो बहुत ही गहरी होती है। इट इज अ वेरी वेरी गहरी सोच, जो आदमी हर चीज को और बड़ा सोचता है, अलग सोचता है, कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करने की सोचता है। तो ये चंद्रमा होता है इनका चंद्रमा जो है ये स्कॉर्पियो में है। जो पब्लिश डेटा 7/6/1952। मेरी मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच आई डू इज भृगु नाड़ी। मैं चंद्र लग्न को तो बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि चंद्रमा से ही विमशोत्री बनता है। क्योंकि दशाई चंद्रमा जो है, चंद्रमा में इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हम लोग ट्रांजिट चंद्रमा से देखते हैं। एसेंडेंट ये दिखाता है कि आपके अंदर क्या शक्ति है, क्या चीजें हो सकती है। चंद्रमा आपकी मनोस्थिति बताता है, उस मनोस्थिति को आप परिस्थिति में कैसे बदलते हैं वो आपका लग्न बताता है। तो यहाँ पर हम लग्न के बारे में नहीं ज्यादा जानते, क्योंकि मगर हम इस व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। इसीलिए मैं बड़े बड़े व्यक्तित्व के एस्ट्रोलॉजी के हॉरोस्कोप लेकर आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी बताने की कोशिश करता हूँ। दिस इज माई एंडेवर। तो मून का एक प्रिंसिपल आपको मैंने बताया, और इनका जो मून जो है, जो कि मासेस का कारक होता है, पब्लिक का भी कारक होता है, उसके सामने जो प्लैनेट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इन इन एनीथिंग। हम जुपिटर के बाद में इनकी शक्ति कितनी है, मूल एनर्जी कितनी है, वो जुपिटर देखते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। मगर चंद्रमा जो है, जो कारक है, प्लैनेट होता है, लोगों का प्लैनेट होता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम प्लैनेट होता है। आपसे कितने लोग जुड़ते हैं, आप इमोशनली कितना कनेक्ट होते हैं लोगों से, वो जो है वो चंद्रमा जो है उसके सामने इसके 3 प्लैनेट उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। वो है शुक्र, सूर्य और बुध। अब और वो भी कहां से? टॉरस से, वृषभ राशि से, जो कि फिक्स साइन होता है, जो कि कहता है जो मेरे को करना है मैं करूंगा। वो साइन होता है, ये यही एक साइन होता है जहां चंद्रमा एक्सॉल्टेड भी होता है। तो हरदम जो नीच का प्लैनेट है, और ये मेरी थ्योरी नहीं, एस के मेहता जी की किताब थ्योरी में, एस के मेहता जी को अच्छी तरह जानता भी था, उनके साथ मैं डिस्कस भी करता था, और वो हजारों और उसको अपने डिस्कस करी है कि जब भी नीच का प्लैनेट होगा वो अपने सामने वाला घर तो उसका उच्च का होगा, तो नीच से उच्च की दृष्टि दे रहा है। नीच है मगर अपने उच्च के प्लैनेट को देख रहा है। तो यहां पर चंद्रमा नीच है, बट इट इज लुकिंग एट इट्स एक्सॉल्टेड हाउस। जहां पर चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है वहां कोई प्लैनेट नीच का नहीं होता है। टॉरस में कोई प्लैनेट नीच का नहीं होता है। तो ये एक्सॉल्टेड हाउस है, और यहां पर 3 प्लैनेट रहते हैं, शुक्र, सूर्य और बुध। और शुक्र, सूर्य, बुध जो है, सूर्य को आप देखिए, इसके अंदर आप शुक्र, सूर्य, बुध की डिग्रीज देखेंगे तो शुक्र जो करीब दिन यही है, तो इसके अंदर 18 डिग्री का शुक्र है। शुक्र के आगे आता है मरकुरी, और उसके आगे आता है सूर्य। तो और क्या चाहिए आपको? अगर शुक्र के आगे सूर्य आता तो मैं कहता प्रॉब्लम है, मगर शुक्र के आगे बुध आ गया, तो शुक्र के होता है, शुक्र इज व्हाट? इट इज अबाउट पीपल, मनी, फाइनेंस, पार्टनरशिप, लोग। आपको मैंने एक और हॉरोस्कोप आज ही डिस्कस करी, जिसमें मैं आपको
तुला राशि के बारे में बहुत बताया, तो शुक्र जो है वो एक स्ट्रेटेजी का मालिक है, स्ट्रेटेजी का प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है मगर बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी। जब तक आप रूपरेखा नहीं बनाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो रूपरेखा शुक्र बना रहा है, उसके आगे प्लैनेट आता है बुध। बुध उस रूपरेखा के अंदर जो है, जो लाइनें बनी है उसके अंदर और छोटी छोटी लाइनें बनाता है, इंटेलेक्चुअली आपको और इंक्रीज करता है। सूर्य जो है वो राजा है, जो कि राजा जैसा भी है, मगर जो राजा होता है उसको जितनी भी पॉजिटिव चीजें पता होती है, मगर उसके साथ साथ सारी नेगेटिव चीजें भी पता होती है। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है शुक्र सूर्य बुध का, और वो भी चंद्रमा ऐसे घर में बन रहा है जहां पर चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है, तो ये बहुत ही पावरफुल होता है। और दूसरा घर जो है काल पुरुष का टॉरस होता है, वो काल पुरुष का दूसरा घर होता है। दूसरा जो घर होता है वो आप लोगों को ये चीज आती वो राज्य कारक का भी प्लैनेट होता है। दूसरा घर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है। हम लोगों को जो शुरुआत होती है वो आपके होती है इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो होते हैं, जहां से बादल जो कहते हैं टकराते हैं, जो हमारे कर्म जो होते हैं जिनके बादल, उसमें पानी जो होता है वो दूसरे घर में टकराते हैं। इट इज अ प्लैनेट जहाँ टक्कर आता है, जो बादल होता है जो टकराता है, इसके अंदर पानी होता है, और वो पानी जो बरसता है वो चौथे घर में बरसता है। चौथा घर क्या होता है? आपका घर होता है, जहाँ सुख शांति वैभव सब चौथे घर से मिलती है। वो कैसे मिलती है? जब वो बादल जो आपका जितना भी कर्म का जो बादल है वो दूसरे घर पर टकराता है, वहां टक्कर खाकर फिर वो चौथे घर में आपको गिरता है, वो पानी की वर्षा से आपको फायदा होता है। दूसरा घर भी इंपॉर्टेंट होता है, दूसरी राशि इंपॉर्टेंट होती है। तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इनकी जुपिटर जो है वो अगर आप देखिए, जुपिटर का जो डिस्पोजिटर जो है वो है मंगल, सामने बैठा है, तो जुपिटर को बहुत ही ज्यादा शक्ति दे रहा है। तो ये तो जाहिर बात है बड़े बड़े एनर्जी। मगर रेट्रोग्रेड मंगल है, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो भी होता है वो आपको हर चीज देता है मगर देर से देता है। वो हर चीज देता है मगर फ्रस्ट्रेशन के बाद देता है। वो हर चीज देता है मगर बहुत काम करने के बाद देता है। इनके शनि और मंगल दोनों रेट्रोग्रेड है, तो इनको जिंदगी में इन्होंने बहुत मेहनत करी है। बहुत, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं पहली बार, बहुत मेहनत करी होगी, बहुत बाधाएं आई होंगी, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, एंड देन ओनली शी हैज कम टू दिस लेवल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी द हॉरोस्कोप। राहु जो है एक बहुत ही कार्मिक हाउस में पड़ा हुआ है अपना एक्वेरियस में। एक्वेरियस 11वें घर का, काल पुरुष में 11वें घर का मालिक है। यहाँ से चंद्रमा से चौथा 11वां में रिलेशनशिप बनाता है। तो अगेन आई सेड, इनको बहुत मेहनत से इस पोजीशन में पहुंची है, एंड क्योंकि ये मेहनत से पहुंचे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें इनको क्यों बनाया है, हाउ इट हैज मेड इट। अगर आप ट्रांजिट आप देखिएगा तो जुपिटर जो है अभी जो ट्रांजिट कर रहा है वो जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये अपना जेमिनी में चंद्रमा से ये अपने 8वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। चंद्रमा से 8वें घर में ट्रांजिट करने का मतलब यही है कि एक मतलब शी हैज, और जब भी चंद्रमा जुपिटर अगर जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है, मतलब टुडेज ट्रांजिट, मैं भृगु ट्रांजिट की अभी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनकी एज के बारे में नहीं, वो मैं एक मिनट डिस्कस कर लूंगा, वो अभी की ट्रांजिट। तो ये जो जुपिटर जहाँ पहुंचा है, ये वीनस सन और मरकुरी की एनर्जी को लेकर आगे बढ़ा है। कभी आप भी जब जाते हैं ना तो किसी एक पहले जंगल से जाएंगे और फिर गार्डन में पहुंचेंगे, तो वो जंगल का जो आपका एक्सपीरियंस हो, जब आप गार्डन पहुंचते हैं तो आप भूल तो नहीं जाते ना उस एक्सपीरियंस को, यू रिमेंबर इट ना। तो इसी तरह ये जो जुपिटर जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है, ये टॉरस के और एरीज का, मतलब कम से कम पिछले वाले घर का एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ा है। और यहाँ पर इसका जो लॉर्ड है ये अपने से 12वें में आके बैठ गया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, 2 नेगेटिव्स विल मेक पॉजिटिव। तो ये 8वां घर और यहाँ का जो लॉर्ड है ये मरकुरी यहाँ से 12वें बैठ गया। मगर ये जो मैंने आपको अभी इतनी देर तक राजयोग समझाया है कि चंद्रमा के सामने शुक्र सूर्य मरकरी बैठा, इसको ये एक्टिवेट कर देता है, इसको एक्टिवेट। तो 8वां घर क्या होता है, इनको जो पावर मिली है आफ्टर जो हुआ है नेपाल में उसके कारण मिली है। 8वां घर होता है एकदम से चीजों को बदलता है,
ट्रांसफॉर्म करता, एकदम से हलचल हुई। हम लोग सब जानते हैं क्या हुआ। उसके बाद इनको 12th हाउस एकदम से सडन से ये एक इन्वेस्टमेंट, शी हैज गॉट द पावर ऑफ दिस बोलते हैं। और ये अभी जब तक जुपिटर अतिचारी रहेगा 2030-31 तक, शी विल रिमेन इन द नो एंड स्कीम ऑफ थिंग्स। 8वां घर बहुत चीजों को बताता है, बहुत ये भी दिखाता है कि भाई 8वां घर गुप्त चीजों की होती है, सीक्रेसी की होती है, कुछ फॉरेन एक्टिविटीज की होती है, दूसरों का हाथ भी हो सकता है, ये सब चीजें भी हो सकती है, विच आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। जो कि 8वां घर जो कि दिखाता है उन चीजों की भी, उनको भी दिखाता है। इसका डिस्पोजिटर मरकुरी सन और वीनस के साथ हो सकता है, तो दूसरे जगहों के गवर्नमेंट में उनकी भी स्ट्रैटेजी, ये सब भी इसके अंदर इनके पत्री से भी दर्शाता है, जो कि मतलब दिख रहा है, विच also could have been there. There is some element of secrecy, foreign element, and being chosen suddenly, एकदम से इनका मतलब activate हुआ, and her name has come in between. So this is also there. So this is what, and then Saturn जो है, ये इनका अभी इस टाइम जो है, ये बहुत ही अच्छी जगह चल रहा है ट्रांसिट होकर। शनि के जब भी 12वें में राहु बैठेगा तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु जो है वो अपने से 12वें तो बैठा हुआ शनि, मगर उसके पिछले वाले घर का भी रिजल्ट देगा, जो कि मकर है। मकर राशि में जो भी प्लैनेट होता है वो आपका मतलब, फॉर रिमेंबर वन थिंग, मकर राशि में अगर 3 या 4 प्लैनेट किसी के भी बैठे हों, चाहे वो भिखारी हो चाहे वो राजा हो, वो आदमी बढ़ेगा। मकर राशि का ये कमाल है। मकर राशि में जो नक्षत्र हैं उनका कमाल है। वो नक्षत्र हैं जो भीम के नक्षत्र हैं, वो नक्षत्र हैं जो आदमी को बहुत बड़ा बनाते हैं, इनविंसिबल। मतलब इट इज द राशि विच इज सैटर्न को गवर्न करती है, और नक्षत्रों में भी बहुत शक्ति है। रिमेंबर, इस राहु जो पीछे जा रहा है ये कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, तो इस तरह इनको प्रॉब्लम्स भी बहुत आएंगे। 12वां घर है, तो जब भी 12वां घर होता है तो आदमी को कुछ चीजें अपने इच्छा के विरुद्ध करना पड़ती है, या कुछ चीजें कभी कभी ऐसा भी होता है कुल्हाड़ी खुद भी पैर पे गिर जाती है, ये भी हो सकता है। मगर 12वें घर में तो अपने से 11वें में जा रहा है, तो इनको 2-2.5 साल तक तो शी विल बी देयर पोजिशन, जब तक शनि पीसेस में चलेगा। ये मैं सिंपल ट्रांजिट के रूल्स बताता हूँ। मैं ट्रांजिट को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, बिकॉज ट्रांजिट ही होता है सब कुछ। और इसमें मैंने पूरा नहीं बताया, बस शनि को से मैं 5वां भी देख रहा हूँ, 9वां भी देख रहा हूँ, दूसरा भी देख रहा हूँ, 12वां भी देख रहा हूँ। शनि के आगे गुरु बैठा हुआ है, तो इट हैज गॉट इट्स ओन इम्पैक्ट। शनि से तीसरे में सूर्य मरकुरी शुक्र बैठे, उसका अपना इम्पोर्टेंट। शनि के सामने शनि बैठा हुआ रेट्रोगेट होकर, वही मंगल को देख पीछे जा रहा है, तो उसका अपना इम्पैक्ट। तो जो हुआ नेपाल में, उसका ये हुआ, इट इज शोन इन द हॉरोस्कोप। हाउ इट इज शोन? जुपिटर, एक प्रिंसिपल याद रखिएगा कि चंद्रमा जब भी नीच का हो उसको आप नीच मत मानिए। मदर की तबीयत खराब कर सकता है और कुछ नहीं करेगा। आदमी को बहुत ही गूढ़ सोचने की शक्ति देखता है। हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे लोगों का चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा के सामने जो प्लैनेट्स हैं उनको मैंने आपको बताया, स्कॉर्पियो और टॉरस। पीछे पत्री वो है राशि, वो देखिए, क्योंकि स्कॉर्पियो में इनका वृश्चिक में मून बैठा है, उसके आगे सन, वीनस और मरकरी बताया। और सन, वीनस, मरकरी की डिग्रीज में आपको बताया, अगेन टू रिपीट इट। सबसे कम डिग्रीज है वीनस की, जो अपने दोस्त मरकुरी से मिलता है, और वीनस और मरकुरी आगे सूर्य से मिलते हैं, तो इसका अपना अलग इम्पैक्ट होता है। मैंने आपको टॉरस के बारे में बताया। टॉरस जो दूसरा घर जो होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, टॉरस राशि की क्या इंपॉर्टेंस होती है। वहां बादल टकराता है जहां से पानी गिरता है, तो वो सब चीजें एक्टिवेट होती हैं, क्योंकि जब जुपिटर जब भी जेमिनी में जाएगा, उसका लॉर्ड जो अपने से 12वें में जा रहा है और चंद्रमा से 8वें में है, तो कुछ ना कुछ खलबली मचने के बाद बनी है। बट दिस पर्टिकुलर एक्सिस जो है ऑफ स्कॉर्पियो एंड टॉरस गेट्स एक्टिवेटेड, जिसने
उनको केओस में एकदम से एक हाई पोजीशन देगा, राइट? वन थिंग अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड इज सैटर्न जो है वो पीसेस में है, मगर राहु एक प्रिंसिपल है, हरदम पीछे वाला घर का भी इंपैक्ट देगा। तो राहु जब भी राहु किसका इंपैक्ट दे रहा है? कैप्रिकॉन का इंपैक्ट दे रहा है। कैप्रिकॉन मैंने हरदम बताया, कोई प्रिंसिपल नोट कर लीजिए, कैप्रिकॉन में अगर 2 या 3 प्लैनेट्स हैं, चाहे D1 में हो चाहे नवांश में, इन दोनों में अगर कैप्रिकॉन में 3 प्लैनेट्स हो, आदमी बड़ा आदमी बनता ही विल राइज इन हिज लाइफ। तो इनका राहु में पीछे जा रहा है, और शनि के 11वें में, तीसरे या 11वें का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है, वो एक आगे कोई आएगा तो हम आपको समझाएंगे। तो दीज टू थिंग्स आर इनफ टू शो द पावर व्हाट शी हैज गॉट। जुपिटर इनहेरेंटली मैंने आपको बताया जिनका सोल है ये बहुत स्ट्रांग है, इट इज अ वेरी स्ट्रांग सोल, बिकॉज मंगल देख रहा है, रेट्रोगेट है, ठीक है, वो चंद्रमा को अपना इंपैक्ट दे रहा है, और शनि भी पीछे आकर एक्सॉल्टेड हो रहा है। शनि पीछे आकर इनका जो है वो शनि अपना पीछे की तरफ आके 10वें घर में आ रहा है, सूर्य के घर में आ रहा है, केतु के साथ आ रहा है। तो शनि और केतु जब भी साथ आते हैं तो बहुत चीजों के अच्छे होते हैं। केतु काटता है, शनि जब भी लियो में आएगा जो राजा का घर होता है, तो इट इज द प्रजा, इट इज द प्रजा। शनि आपको राजा बना रहा है विद केतु। केतु इज द कार्मिक प्लैनेट जो आपकी पिछले जन्मों के कर्मों के बता रहा है। तो एक तरह का आपको ये मतलब लियो के घर में माघ नक्षत्र भी आता है, पूर्व फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी, तीनों नक्षत्र यहाँ पर है। और ये तीनों नक्षत्र ऐसे हैं जो कि आपको पुरले जन्म के, पितृ के, पुरले संस्कार के सब शक्तियां इस पर्टिकुलर राशि में होती हैं। तो ये यहां शनि आ रहा है, केतु के साथ आ रहा है, और केतु स्पेशली जब लियो में होता है, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स व्हेन इट इज एक्टिवेटेड बाय शनि। तो बहुत चीजों के लिए खराब भी होगा, बट लिविंग चीजों के लिए, जो अजीब चीजें हैं, जो प्रोफेशन, इन सब चीजों का अच्छा होगा। मगर क्योंकि शनि रेट्रोगेट होकर केतु को टच करता है, तो इस एक कट के साथ आ रहा है, मतलब कुछ चीज कट रही है इनके। इतना बड़ा मतलब वहां पर जेनजी ने जाकर एकदम से कितने लोगों को मार दिया, इतना हत्याएं हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी चीज दिख रही है शनि जो केतु के तरह। ये एक प्रिंसिपल ये आप नोट कर लीजिए, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज आल्सो वेरी एविडेंट इन आवर हॉरोस्कोप। तो ये 3 चीजों के कारण यू कैन सी व्हाई शी हैज बिकम गॉट दिस पोजीशन सडनली and after a turmoil of events to the extent of bloodshed, which we will discuss it, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इनका हम जुपिटर भी ट्रांजिट करते हैं, तो इनका 52 का है, तो शी विल बी 73, 12, 24, 36, 48, 60, 60 to 72 to 84, बिल्कुल इट इज जुपिटर इज गोइंग ट्रांजिटिंग ओवर मंगल। यहां से पांचवा, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें में राहु आ रहा है, 7वें में जुपिटर आ रहा है, 8वें में। तो 72 टू अबाउट, यू हैव टू सी द नक्षत्र टू 78, 72 to 78 will be a good period for her. But I can see a lot of other events also. I see turmoil, I see tensions, I see पब्लिक में आउटरीच बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इनको मतलब अपने अब ना चाहते हुए भी करना पड़ेंगी। All those things are also seen in the horoscope. अस्थिरता दिखती है, तो that also I see till about 2030-32 तक इनके हॉरोस्कोप में अस्थिरता, इसके बाद नेपाल के भी अस्थिरता रहेगी। तो 2030-32 तक अस्थिरता का एक माहौल 30-31 तक दिखता है इनकी हॉरोस्कोप में भी, तो कंट्री के भी हॉरोस्कोप में फिर दिखते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी प्लैनेट्स, हाउ दे इंटरैक्ट एंड हाउ द एनर्जीज मर्ज, और मर्ज करके एनर्जी एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। चल रहा, हर चीज चल रहा है, कुछ चीज स्टैटिक नहीं होती है, इट इज मूविंग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज दिस हॉरोस्कोप। I hope I've tried to explain
one or two principles here जो आपको समझ में आए होंगे. तो with this I end the video. Any questions, any queries, you can ask me. shankarstory.com is my website. आप वहाँ भी जा सकते हैं. वहाँ में बहुत आर्टिकल्स हैं. मैंने कहा कि 20-22 किताबें लिखी हैं. थोड़ी किताबें मैं पोस्ट भी करी हैं मैंने. So see my book on predictive astrology. I posted there. I think I posted there. It's free. देखिए, आप पढ़िए उसको. You will like it. Thank you very much.